हेलो व्यूवर्स, स्टूडेंट्स। आई एम के एन शर्मा। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको बताने वाला हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इससे पहले मैंने आपको दो तीन वीडियो बनाए हैं। उसमें मैंने बताया था, एक टेबल बताई थी। उसमें मैंने 12 टेंसों को क्लासिफाई किया हुआ था। आगे मैं स्टेप वाइज, यानी इससे पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पर्टिकुलर टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो बनाया है। उसमें उसके यूजेस और उसकी सीक्वेंस वगैरह बताई हैं। आज मैं पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखिए। स्टूडेंट्स, इस जो वीडियो है इसे लास्ट तक देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और इसको अपने फ्रेंड्स के लिए भी शेयर करिए। और अगर कोई आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत हो या और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जा कर के आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम अनिश्चित भूतकाल बोलते हैं। वैसे तो हमें ये पता है कि स्टूडेंट्स ये अनिश्चित होता है। इसमें जो पास्ट टेंस में होने वाली जो घटनाएं होती हैं वो भी उनका कोई निश्चित समय नहीं होता है, और इनकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में या, ये तथा, ता था, ती थी या ते थे आदि लगा हो, वे वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। मैंने कुछ वाक्य यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये है, मैंने अपना पाठ याद किया। इसके लास्ट में या लगा हुआ है, जो मैंने बताया था, या ये लगा हो, या ता थी या ती थी या ते थे लगा हो। वैसे हम स्टूडेंट्स इस वाक्य को मैं अपना पाठ याद करता था, इस वाक्य को हम ऐसे भी कह सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा वाक्य है, लड़कों ने कल पतंगें उड़ाई, या लड़के कल पतंग उड़ाते थे। हम इस वाक्य को ऐसे भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, या तो या ये लगाओ, या ता थी या ते थे या ती थी वगैरह लगा हो, तो वो वाक्य जो है हिंदी में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो हमें पता है कि अगर हिंदी में कोई वाक्य दिया हो और लास्ट में इस तरीके से दिया हो तो वो वाले वाक्य तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। लेकिन इसके रूल्स क्या होते हैं? इसके रूल्स मैंने ये बताए थे कि जो मैंने 12 टेंसेस आपको बताए हैं, उन 12 टेंसेस में दो टेंस को छोड़ करके बाकी सारे टेंसों में हेल्पिंग वर्ब दिखाई देती है एफर्मेटिव सेंटेंस में। यानी कोई भी अगर साधारण वाक्य है और अगर साधारण वाक्य में अगर पर्टिकुलर एक हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे तो वो उस पर्टिकुलर टेंस का वाक्य ही होता है। जैसे मैंने बताया था, एज आर एम लगाओ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है, वाज वर लगाओ तो पास्ट कंटिन्यूअस का होता है, और भी मैंने बहुत सारे बताए इसी तरीके से। और लेकिन दो ही ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब डायरेक्टली नहीं दिखाई देती है, यानी एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई देती है। तो स्टूडेंट्स, इस दो टेंस मैंने बताए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें ये होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाओ तो वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। लेकिन अगर पास्ट टेंस में होगा कोई वाक्य तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाई गई है या जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो सिर्फ इसी, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस में ही जिसका यूज होता है, और सेकंड फॉर्म का प्रयोग किसी भी टेंस में नहीं होता है। और सेकंड फॉर्म का प्रयोग सिर्फ एफर्मेटिव वाक्य में होता है। अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे इसमें हम, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब डेड होती है, लेकिन हम सिर्फ एफर्मेटिव वाक्य की बात बता रहा हूं मैं अभी। तो एफर्मेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई देती है, सिर्फ हमें सेकंड फॉर्म का यूज करना होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बताना चाहूँगा। सबसे पहले इसमें एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, सब में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो,
यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, मतलब कहने का है कि चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे इट हो, चाहे यू हो, चाहे वी हो, चाहे दे हो, या किसी का नाम हो, तो उन सब में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। और स्टूडेंट इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि सबसे पहले जैसे हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो हमें क्लियर है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए भी था, लेकिन उसमें सिर्फ इतना फर्क था कि यहाँ पे वी की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगता था, लेकिन इसमें क्या है, सब्जेक्ट है और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। अब आते हैं स्टूडेंट्स, मैंने ये जो आपको वाक्य दिए हुए हैं, इन वाक्यों को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, मैंने ये बताया था कि सबसे पहले हम इसमें जो हमें वाक्य दिया जाता है, इस वाक्य को मैं सबसे पहले हम जो है सब्जेक्ट को ढूंढते हैं। और सब्जेक्ट को ढूंढने का तरीका क्या है कि हम कुछ वाक्य से हम कौन का प्रश्न करते हैं। अगर मैं अपना पाठ याद करता हूं तो इसका मतलब ये है कि कौन पाठ याद करता है, कौन के आंसर में जो आएगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा, यानी मैं या मैंने। ध्यान रखिए, मैंने या मैं सेम ही होता है, क्योंकि ये हमारा नॉमिनेटिव केस होता है और नॉमिनेटिव केस में मैंने ही लगा होता है, और या मैं या मैंने बात एक ही होती है। तो हम मैंने की इंग्लिश भी वही होती है जो मैं की इंग्लिश होती है। तो मैंने अपना पाठ याद किया, तो सबसे पहले मैं इस वाक्य को अगर ट्रांसलेट करूं तो देखिए, पहला हमारा जो वाक्य है मैं, तो मैं के लिए हम लगाएंगे आई यानी मैंने। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या होती है, एक्शन वर्ड होता है जिससे कोई काम किया जाता है। तो याद करना ये एक वर्ब है, और याद करने की इंग्लिश लर्न होती है, और उसकी सेकंड फॉर्म होती है लर्नड, आई लर्नड। उसके बाद ऑब्जेक्ट अपना पाठ। ध्यान रखिए, मैंने अपना पाठ, यानी मैं के साथ, यानी आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई होती है, यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर होती है, ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज होती है, शी के साथ अपने की अंग्रेजी हर होती है। तो इसी तरह से आई के साथ अपने की अंग्रेजी जो होगी वो माई होगी, यानी आई लर्नड माई लेसन। इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने ये पहला जो सेंटेंस है इसको मैंने ट्रांसलेट किया है। क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढा, उसको लगाया, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब थी याद करना, और याद करने की इंग्लिश लर्न होती है, उसकी सेकंड फॉर्म होती है लर्नड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है पूरा है अपना पाठ। ठीक है, तो माई लेसन यानी माई लेसन। इस तरीके से हमारा ये पहला वाक्य ट्रांसलेट हो जाता है। इसी तरह से जब मैं दूसरे पे आऊं तो दूसरा जो वाक्य है, लड़कों ने कल पतंग उड़ाई। देखिए लास्ट में ई लगा हुआ है, और इसमें न तो ता है, ती है, ते है, ना गागी गे है, ना रहा है, रही है, रहे है, सिर्फ ई या ये लगा हुआ है। तो ये वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो जिस तरीके से हमने इसको किया है उसी तरह से हम इसको करेंगे। कैसे करेंगे, हमें सबसे पहले उसी तरीके से सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, यानी कौन पतंग उड़ा रहा, किसने पतंग उड़ाई, यानी किसने, यानी लड़कों ने। तो लड़कों के लिए हम बॉय, एक के लिए बॉय लगाते हैं तो बहुत सारे प्लूरल बनाएंगे तो बॉयज हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, बॉयज, लड़कों ने क्या किया, उड़ाई। उड़ाने की हम बोलते हैं फ्लाई होती है, लेकिन उसकी सेकंड फॉर्म लगेगी फ्लू। बॉयज फ्लू पतंगे क्या उड़ाई थी, पतंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है यानी काइट्स। कब उड़ाई है, कल और लगा हुआ है इसमें, तो कल यानी यस्टरडे। इस तरीके से ये वाक्य हमारा ट्रांसलेट हो जाता है, लड़कों ने कल पतंगे उड़ाई, तो बॉयज फ्लू काइट्स यस्टरडे। क्या किया था हमने, सबसे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर और अदर कोई वर्ड होता है तो उसको हम इसके ऑर्डर के बाद लगाते हैं, तो यस्टरडे को हमने इसके बाद लगाया हुआ है। इसी तरीके से अगर स्टूडेंट्स हम तीसरे वाक्य पे आते हैं, तो तीसरा वाक्य भी देखिए, सबसे पहले हम इसकी पहचान देखते हैं क्या है, उसने अपना वचन पूरा किया।
लास्ट में या लगा हुआ है, बिना किसी डाउट के वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। क्यों? लास्ट में या ये लगा होता है। उसके लिए हमारे पास जो रूल्स होता है, तो रूल हमें बताया, स्ट्रक्चर इसका बताया है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें भी हमने क्या करेंगे, उसने, जैसे मैंने कहा था मैंने, तो मैंने के लिए आई लगाया था, तो उसने के लिए ही लगाएंगे, यानी उसने या वह, बात एक ही है। तो उसने के लिए हम लगाएंगे ही। अपना वचन पूरा किया, पूरा करना, ध्यान रखिए वचन पूरा किया जाता है तो कीप इज वर्ड्स होता है, तो कीप की जगह पे केप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही केप्ट। और अपना वचन यानी हिज वर्ड्स, ही के साथ हिज आया तो हिज वर्ड्स, यानी इस तरीके से उसने अपना वचन पूरा किया। ही केप्ट हिज वर्ड्स, यानी उसने अपना वचन पूरा किया। इस तरीके से हम इस वाक्य को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब चौथे वाक्य पे आते हैं, हम फिल्म देखने गए। ध्यान रखिए इसमें भी लास्ट में ए लगा हुआ है, और ए लगा हुआ है तो बिना किसी डाउट के वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट का होगा। और पास्ट इंडेफिनिट में हमें रूल्स बताइए क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो हम इसको भी हम क्या करेंगे, फोर्थ जो वाक्य हमारा, हम फिल्म देखने गए, हम की इंग्लिश वी होती है, और उसके बाद वर्ब है गए, गए के लिए यानी गो मीन्स जाना होता है, उसकी सेकंड फॉर्म यानी वेंट। वी वेंट, कहाँ गए? फिल्म देखने, यानी टू सी फिल्म। हम इसमें आया है हम फिल्म देखने गए, यानी वी वेंट टू सी फिल्म। ये वाक्य जो हमें दिए हुए हैं, इन वाक्यों को क्या करेंगे, अगर मैं इसको इंटरोगेटिव में चेंज करूं, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? मैंने बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो सेंटेंस जो WH फैमिली के वर्ड्स को लेकर के बनते हैं, कब, कहाँ, क्यों, कैसे। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी हेल्पिंग वर्ब आगे लगा देने से उसमें क्या लग जाता है, और ऐसे वाक्यों को इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो देखिए अगर मैं इस सेंटेंस को ले लूँ कि आई लर्नड माई लेसन, अगर मैं इसको इंटरोगेटिव में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए, यानी आई लर्नड, यानी हमें ये पता है कि इसका इंटरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, सबसे पहले हम डिड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से, यानी सबसे पहले डिड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जब इसमें डिड का प्रयोग होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और अगर डिड नहीं लगेगा, जिन वाक्यों में डिड नहीं लगता है उसमें सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए आपको कोई इंग्लिश में सेंटेंस दिया हो और इंग्लिश में सेंटेंस में आपको सेकंड फॉर्म दिखाई दे रही हो, तो उस वाक्य को अगर इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वो वाला वाक्य जो है इंटरोगेटिव होगा, सॉरी इंटरोगेटिव या नेगेटिव होगा, इसमें डिड का प्रयोग होगा। तो और ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है। डिड का प्रयोग चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ होता है। ध्यान रखिए जिसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें हमें यह देखने की जरूरत नहीं होती कि सब्जेक्ट सिंगुलर का है या प्लूरल का है। तो स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उसकी स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है। अब देखते हैं पहला सेंटेंस, आई लर्नड माई लेसन। आई लर्नड माई लेसन, अगर मैं इसको एज इट ही लिख दूं, आई लर्न माई लेसन, आई लर्न माई लेसन, अगर मैं ऐसे ही लिख दूं, ठीक है ना, और इंटरोगेटिव बनाना है तो पीछे हमें क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, और उससे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, डिड लगानी पड़ेगी। यानी सिर्फ आपने डिड आगे लगानी है कि डिड आई लर्न माई लेसन,
इस तरीके से ये हमारा इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क वाक्य हो जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको इंटेरोगेटिव में चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी तरीके से, दूसरे सेंटेंस पे, बॉयज फ्लू काइट्स यस्टरडे। तो इस तरीके इसमें भी स्टूडेंट देखिए बॉयज लगा हुआ है, हमें यह भी देखने की जरूरत नहीं है कि सिंगुलर है प्लूरल है, हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है। तो इसमें भी हम उसी तरीके से डिड का प्रयोग करेंगे, डिड बॉयज। अब इसमें क्या था, फ्लू था, और फ्लू को हम किस में चेंज कर देंगे, फ्लाई में। क्यों, फ्लू सेकंड फॉर्म होती है और जब हम डिड का प्रयोग करते हैं तो सेकंड फॉर्म चेंज इनटू फर्स्ट फॉर्म यानी फ्लाई हो जाएगा। डिड बॉयज फ्लाई काइट्स यस्टरडे। ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा इसमें, यानी डिड बॉयज फ्लाई काइट्स यस्टरडे। इस तरीके से ये वाक्य हमारा इंटरोगेटिव का हो गया। उसी तरीके से अगर थर्ड को हम लेते हैं तो ही केप्ट हिज प्रॉमिस, ओ ही केप्ट हिज वर्ड्स, या ही केप्ट हिज वर्ड्स है, तो ध्यान रखिए इसमें भी हमें ही लगा हुआ है सब्जेक्ट। तो थर्ड अगर हम लेकर के चलते हैं तो इसमें भी हम डिड का प्रयोग करेंगे और डिड ही केप्ट की कीप हो जाएगा, कीप हिज वर्ड्स। इस तरीके से ये वाक्य हमारा बन जाएगा, डिड ही कीप हिज वर्ड्स, क्या उसने अपना वचन पूरा किया। इस तरीके से यानी क्या पहले लग जाएगा, यानी जो भी इसमें आ रहे हैं, डिड आई लर्न माय लेसन, क्या मैंने अपना पाठ याद किया। डिड बॉयज फ्लाई काइट्स यस्टरडे, क्या लड़कों ने कल पतंगें उड़ाई। और डिड ही कीप हिज वर्ड्स, क्या उसने अपना वचन पूरा किया। इस तरीके से अगर हम फोर्थ को लेता हूं तो फोर्थ में देखिए वी वेंट टू सी फिल्म, तो इसी तरीके से इसमें वी लगा हुआ है सब्जेक्ट, तो इसमें भी हम डिड का प्रयोग करेंगे। डिड वी, वेंट की जगह पे गो आ जाएगा, डिड वी गो टू सी फिल्म, टू सी फिल्म यानी क्वेश्चन मार्क, यानी ये हमारे इस तरीके से इंटेरोगेटिव। यानी ध्यान रखिए अगर वाक्य में एफर्मेटिव में दिया हुआ है तो उसको हमें इंटेरोगेटिव में चेंज करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता, सिर्फ उसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगती है, जो इसमें नहीं दिखाई दे रही है लेकिन इसमें हमें दिखाई देती है, तो हमें डिड का प्रयोग करना है, वो भी किसी सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट को देखे बगैर सिर्फ डिड का प्रयोग करिए। और एक बात ध्यान रखिए कि सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में जरूर चेंज करिए, क्योंकि जब डिड का प्रयोग होता है तो सेकंड फॉर्म चेंज इनटू फर्स्ट फॉर्म है। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इसको नेगेटिव में चेंज करना चाहूं तो देखिए ये सब्जेक्ट था हमारा, डिड आई लर्न माय लेसन, तो ये इंटेरोगेटिव वाक्य था। लेकिन अगर मैं इसको नेगेटिव में चेंज करना चाहूं, देखिए नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर ये होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी जो इसमें डिड लगती है वो लगेगी, उसके बाद नॉट लगता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इस तरीके से ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से ये हमारा स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसी को चेंज करूं कि आई लर्न माय लेसन, आई लर्नड माय लेसन, अगर ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस था लेकिन ये जब हमने इंटरोगेटिव बनाया है तो डिड आई लर्न माय लेसन हो गया है। तो इसको अगर मैं नेगेटिव में चेंज करूं तो क्या करूंगा, आई लर्नड जो था एफर्मेटिव में था उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए आई लगा है तो आई लगाएंगे, उसके बाद डिड नॉट यानी डिड का प्रयोग करेंगे और उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद लर्न माय लेसन। देखिए स्टूडेंट्स मैंने ये बताया कि नॉट की एक अपनी जगह होती है, और नॉट की जगह क्या होती है कि ये हमेशा किसी हेल्पिंग वर्ब को साथ में लेकर के आती है। अगर नेगेटिव में कोई सेंटेंस बनाना हो तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है। जिन दो
टेंसों में प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में एफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, लेकिन अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा तो भी ये जो नॉट है ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब को लेकर के आएगी। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने पहला वाक्य था जो एफर्मेटिव था, आई लर्नड माई लेसन, तो क्या बन जाएगा ये, आई डिड नॉट लर्न माई लेसन, यानी सेकंड फॉर्म में इसमें भी फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी क्योंकि डिड का प्रयोग हो रहा है। अब दूसरे पे आता हूं। दूसरा वाक्य था डिड बॉयज फ्लाई काइट्स यस्टरडे, यानी अगर मैं कहूं तो बॉयज फ्लू काइट्स यस्टरडे, इस तरह था, एफर्मेटिव था हमारा, तो बॉयज पहले लगा है तो बॉयज इसमें भी लगाएंगे। बॉयज डिड नॉट आएगा, हमें पता है डिड नॉट फ्लाई काइट्स यस्टरडे, इस तरीके से, यानी बॉयज डिड नॉट फ्लाई काइट्स यस्टरडे, यानी ये वाक्य हमने नेगेटिव में चेंज कर दिया। इसी तरीके से डिड ही कीप हिज वर्ड्स, अगर मैं थर्ड वाक्य को ले लूं तो ही, उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट, ही डिड नॉट कीप, कीप आएगा केप्ट की जगह पे, ही डिड नॉट कीप हिज वर्ड्स। ध्यान रखिए, ही डिड नॉट कीप हिज वर्ड्स, यानी हमने इस वाक्य को नेगेटिव में चेंज किया, और नेगेटिव में नॉट लगता है हमेशा, ध्यान रखना, और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब को लेकर के आता है, और जब डिड आएगी तो सेकंड फॉर्म चेंज इनटू फर्स्ट फॉर्म। इसी तरीके से फोर्थ जो पार्ट है हमारा, डिड वी गो टू सी फिल्म, यानी वी वेंट टू सी फिल्म, ये हमारा एफर्मेटिव वाक्य था, तो ये वाला वाक्य भी हमारा क्या बनेगा नेगेटिव में, तो वी हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, वी डिड नॉट, और गो को गो में ही रखेंगे, टू सी फिल्म। ये हो जाएगा वी डिड नॉट गो टू सी फिल्म। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम एक वाक्य को जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है उसको हम एफर्मेटिव में भी हिंदी से एफर्मेटिव में चेंज कर सकते हैं, यानी एफर्मेटिव में उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, और उसको हम इंटेरोगेटिव में भी चेंज कर सकते हैं। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे लगाने वाली जिसमें क्या पहले लगता है, और ध्यान रखिए उसको हम उसमें चेंज कर सकते हैं, और उसी वाक्य को यानी हम चाहे तो नेगेटिव में भी चेंज कर सकते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ती है, और वो चेंजिंग मैंने यहाँ बता दी आपको कि जब डिड का प्रयोग होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, और जब सेकंड फॉर्म होगी तो वाक्य एफर्मेटिव का होगा। और एफर्मेटिव की पहचान ही ये होती है कि अगर कहीं सेंटेंस लिखा हुआ है और उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का होगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे हम इसको ट्रांसलेट करते हैं अगर कोई सेंटेंस हो, और इसकी पहचान क्या होती है और इसके रूल्स क्या है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू।